डोबेरिनर एक साइंटिस्ट था, उसने दिया डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसने क्या बोला, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, फिर हम ग्रुप्स बनाएंगे तीन तीन एलिमेंट्स के, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने ट्राइड नाम दे दिया। तो उसने बोला कि जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑब्टेन होंगी तीनों एलिमेंट्स की एक्चुअल, उसने ये बोला। ओके, ठीक है। इसकी वजह से जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट ऑफ ट्राइड का, वो इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसने जो बोला उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसने ना तीन एलिमेंट लिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इधर इधर आओ, इधर ये देखो। इसने ना तीन एलिमेंट्स लिए, एक लिया लिथियम, एक लिया सोडियम, एक लिया पोटेशियम। ओके, लिथियम का एटॉमिक मास हम सबको पता 7 है, 9th क्लास में किया था। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 9th क्लास में किया था। पोटेशियम का 39 है, 9th क्लास में किया था। ये कहता है अगर ये ट्राइड के तीन एलिमेंट्स हैं तो पहले का और तीसरे का अगर मैं मीन निकालूं, मीन आएगा 7 + 39/2 करके, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने बोला अगर मैं पहले का और तीसरे का मीन निकालूं तो उसका जो मीन होगा वो दूसरे के इक्वल होना चाहिए, सेकंड के इक्वल होना चाहिए। तो चलो, उसने किया और बिल्कुल मैच कर गया 23 तो उसको लगा हाँ यार मैं सही हूं, है ना, प्राउड फील होने लग गया उसको। फिर उसने तीन एलिमेंट और ले लिए, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका जब उसने किया, ठीक है, तो स्ट्रोंशियम का अगेन 88.5 आया, और हमारे टेबल में 88 ही लिखते हैं इसको, एक्चुअली राउंड ऑफ करके कह लो या अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह लो, कुछ भी कह लो। ये भी सही हो गया उसका। फिर हेलोजन ग्रुप का लिया उसने, किसका लिया, हेलोजन ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप आया एल्केली ग्रुप, एल्केली मेटल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्केली मेटल ग्रुप। मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन करता हूँ ये ग्रुप कौन से होते हैं। एक ना छोटी सी चीज लिखी लो नोटबुक पे, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ग्रुप 1 इज नोन एज एल्केली मेटल्स। ग्रुप में चलो लिखो पहले, देयर आर 18 ग्रुप्स इन आर पीरियोडिक टेबल। मैं आपको पूरा निचोड़ ही बता रहा हूं अभी चैप्टर का, जो मेन है। ये घुमाना ना बस जहां लिखोगे इस चीज को। ओके, देयर आर 18 ग्रुप्स इन आर पीरियोडिक टेबल। Groups are, next point, groups are vertical columns, vertical मतलब up top to bottom, groups are vertical columns, ब्रैकेट में लिख लो top to bottom. Group 1 is known as alkali metals. Next point. Group 1 is known as alkali metals. Group 2 is known as alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Group 17 is known as halogens. Group 18 is known as noble gases. Group 18 is known as noble gases.
ये हो गया, ठीक है अपना। आगे चल के मैं बताऊंगा इसमें से इसके एलिमेंट्स भी याद करने हैं आपने। आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट है, 2 में कौन से, 17 में कौन से, 18 में कौन से। अब आगे चलते हैं। अब ये जो डबेरिना था, जो मैंने ग्रुप 17 हेलोजन लिखवाया ना, उसके 3 एलिमेंट्स इसने लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहले और तीसरे का जब इसने अप्रोक्सीमेशन की तो ये हो गया 80 और इसका आ गया 81.2, तो डिफरेंस आने लग गया। अब तो पंगे वाला काम है। आना 80 चाहिए था लेकिन 81.2 आ रहा है ट्राइड में। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि यार इसकी लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन मतलब कि इसका ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक क्या आया, ये फेल हो गया अरेंज करना। जितने भी सारे एलिमेंट थे, ये हर एलिमेंट को ट्राइड में फिट कर ही नहीं सका। कोई इसकी प्रॉपर्टी शो करता था, कोई इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता था। अंडरस्टूड। तो इसके बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थी वो इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं। ठीक है, डोबेरिनर के बेस के ऊपर। अब डोबेरिनर हार गया तो एक नया साइंटिस्ट तो आएगा। फिर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड कहता, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो जो प्रॉपर्टीज होंगी हर एक एथ एलिमेंट की, वो सिमिलर होंगी फर्स्ट एलिमेंट से। बिल्कुल वैसे जैसे म्यूजिकल पियानो या म्यूजिकल ऑक्टेव्स होते हैं। जो एट्थ साउंड होती है, जो फर्स्ट साउंड होती है, सेम होती है ना उनकी। हारमोनियम वगैरह की आपने अगर बजाया होगा तो पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो एट्थ की होती है, जो फर्स्ट की होती है, उन दोनों की साउंड सेम होती है। तो न्यूलैंड ने ये बोला। अब जब न्यूलैंड ने एलिमेंट्स अरेंज करने स्टार्ट किए, ठीक है, तो इसने इस हिसाब से ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां आ गया फ्लोरीन हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की वो कहता प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज उसने बोला बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑक्टेव्स की साउंड भी सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ऐसा उसने बोला, न्यूलैंड ने। इतनी चीज समझ लगी। वेरी गुड। अब देखो, इसकी एक तो आपने ये पोस्टुलेट करना है न्यूलैंड का। जो बोलूंगा सिर्फ उतना ही करना, फालतू का दिमाग खर्ची नहीं करनी। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसी बुक से चैप्टर कर लेना, ये बोल्ड में जो लिखा है ये करना है। इसके बाद आपने इसकी करनी है सीधी लिमिटेशन। क्या करनी है, इसकी लिमिटेशन है तभी अगला सेंटेंस आएगा बच्चे। देखो बच्चे, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये रही लिमिटेशंस। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल था बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद ये भी फेल हो गया था। ठीक है। न्यूलैंड ने ज्यूम किया, इसने पता क्या बोला था, इसने बोला था 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे नेचर में और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी जान लगा लो। ये भी इसने गलत बोल दिया। फिट करने के लिए एलिमेंट्स को अपने टेबल में न्यूलैंड ने पुट कर दिया, इवन 2 एलिमेंट्स को एक साथ एक स्लॉट में। और इसकी वजह से जो कॉलम थी, अनलाइक एलिमेंट्स की, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बन गई। अगर आपने इसकी वैसे जनरली लिमिटेशंस दो ही पूछेंगे, वो इसकी फर्स्ट और सेकंड नोट कर लो, काम खत्म। ओके, ठीक है ना। आगे जा रहा हूं मैं, मजा आ रहा है। अब आगे आया मेंडलीव। ये सेकंड लास्ट साइंटिस्ट है आपके सिलेबस में, क्योंकि फेल हो गया था बेचारा ये भी। देखो, डिमिट्री मेंडलीव जो साइंटिस्ट जिसने इन्वेंट किया था पीरियोडिक टेबल, एक्चुअल में इसने इन्वेंट किया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो एक्सेप्ट हुआ था। बताता हूं क्यों। मेंडलीव ने ना एक लॉ दिया था। मेंडलीव ने ना एक लॉ दिया था। मेंडलीव ने बोला जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के। इसका मतलब इन शॉर्ट सिंपल इंग्लिश में ये है कि जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो पूरी की पूरी डिपेंड करेंगी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पे। किस पे डिपेंड करेंगी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पे। ओके, इसने ये बोला था। ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ही करना है बस इसमें।
और कुछ नहीं करना। मैंडली पीरियोडिक टेबल पूछते नहीं है, जनरली आता नहीं है एग्जाम में, तो वो अपने को करने की नीड नहीं है। ये मैंडली पीरियोडिक टेबल है, कोई फायदा नहीं इसका क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। आज की डेट में ये नहीं चल रहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, वही करेंगे। ओके, काफी हद तक, काफी हद तक। इसके एक तो आपने मैंडली पीरियोडिक लो करना है, मैं बता देता हूं क्या करना है। नेक्स्ट है मेरिट्स करने हैं इसके, मेरिट्स मतलब फायदे। मैंडली पीरियोडिक लॉ ने प्रिडिक्ट की थी एग्जिस्टेंस कुछ एलिमेंट्स की जो उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुए थे। इसने बोला था अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो ये स्लॉट में जाएगा, मेरे ये स्लॉट में जाएगा। इसने पहले प्रिडिक्शन कर दी थी और ये बंदा सही भी था। इस हद तक, इस हद तक ये बंदा सही था। ठीक है, अगर आप इसका टेबल देखोगे, देखो कितना नीट एंड क्लियर है। इसने पूरी कोशिश की थी जान लगा के कि मैं एक सही चीज बनाऊंगा ही, और बनाई भी इसने, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। ठीक है ना, दुनिया तो है ही कमियां निकालने के लिए। एक मेरिट ये था, सिर्फ यही करना है जो हाईलाइटेड है। सेकंड मेरिट इसका है, मैनली पीरियोडिक टेबल जो था वो प्रिडिक्ट कर सका था प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट्स की उनकी पोजीशन के हिसाब से, पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के हिसाब से। ओके, मैनली पीरियोडिक टेबल जो था उसने नोबल गैसेस को भी पोजीशन दी थी, लेकिन ये वाला जो था ये बहुत बड़ा इसका मेरिट था। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उनको पता ही लग रहा था नोबल गैसेस कहाँ डालनी है। आपके सामने हमने अभी किए हैं ना, न्यूलैंड ने तो 20 तक ही दिया था, अपना हाथ खड़े कर दिए थे। और जो डुबेरिना ट्रायड था उसके ट्रायड ही नहीं सक्सेसफुल हुए थे। बट मेंडलीव ने नोबल गैसेस को पोजीशन दी थी कि भाई ये आपकी पोजीशन है, आप इधर बैठ जाओ। ओके, आगे करें। अब इसकी फिर लिमिटेशंस भी आई। हमने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली एटम्स होती हैं सेम एलिमेंट की जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एक कंडीशन होती है आइसोटोप की कि जो आइसोटोप होते हैं एलिमेंट्स के उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है एटम से। अगर हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। लेकिन ये कह रहा है कि मेरा टेबल मास पे चलता है, एटॉमिक मास पे। इसने ऐसा बोला ना, एटॉमिक मास ही है सब कुछ, मेंडलीव ने, कि भाई एटॉमिक मास ही है सब कुछ, एटॉमिक मास से फिर उसकी प्रॉपर्टीज पता लगेंगी, सब कुछ उसी से पता लगेगा। और हमने ये पढ़ा अभी कि आइसोटोप की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसके एटम से। अब वो आइसोटोप को कहाँ डालेगा, पंगा हो गया ये तो। वो तो अलग अलग जगह डालना पड़ेगा उसको, क्योंकि आइसोटोप के एटॉमिक मासेस अलग है। हाँ या ना, नहीं समझ लग रही, ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में समझा रहा हूँ, इंग्लिश तो यूज भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ओके। तो ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को एक्सप्लेन कर ही नहीं सका था एक्चुअल में। ओके, आगे करें। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स जो था कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब इसके टेबल में कुछ एटॉमिक मासेस गड़बड़ाए थे, इसको समझ नहीं लग रही थी कहां डालूं, इसने कहीं पे भी डाल दिए। अगर आप पढ़ोगे तो अकॉर्डिंग टू मेंडलिस पीरियोडिक लॉ जो एलिमेंट्स हैं अरेंज करने हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, तो जो एलिमेंट है विद लोअर एटॉमिक मास वो पहले आने चाहिए थे, है ना, और जो हायर है वो बाद में आने चाहिए थे। इतना तो सबको पता है, सेंडिंग ऑर्डर है ना। जब कुछ एलिमेंट्स को उसने पुट किया करेक्ट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको ये दिखा हायर एटॉमिक मास वाले पहले आ रहे हैं और लोअर वाले बाद में आ रहे हैं। उल्टा हो गया प्रॉपर्टीज के हिसाब से जब उसने बनाया टेबल। ये भी पंगा आ गया, एक आ गया ना पंगा। आगे करें। अब हाइड्रोजन का बहुत बड़ा पंगा था। हाइड्रोजन का पंगा क्यों था, क्योंकि जो हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के साथ भी मिलती थी और हेलोजन के साथ भी मिलती थी। अब ये बंदा कंफ्यूज हो गया, वो कहता मैं डाल दूंगा हाइड्रोजन को, तो इसने पहले पे डाल दिया एल्कली मेटल पे, जो ये सही भी था, इसने सही किया, पहले भी आना था वो। समझ लगी। बट उस टाइम पे तो ये प्रॉब्लम ही दिखी सबको, इसलिए ये उसकी लिमिटेशन दिखी। यहां तक कोई डाउट? पक्का? ये यूज मैंडलिस पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड, ये 9th क्लास में आपने किया था अगर आपको याद होगा। ऑक्साइड की वैलेंसी O2 नेगेटिव होती है ना, पोटेशियम की K पॉजिटिव होती है, तो ये इनके ऑक्साइड्स लिखने। कार्बन का जो ऑक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम का जो होगा वो पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा,
एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3, सिलिकॉन SiO2, बेरियम BaO। पता ना, 9th वाला यही है काम। ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को? वो लाइव लाइव जैसे मैं इधर वो कर रहा हूँ उससे हो जाएगा। देखो, आ जाओ वापस। द प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था हेनरी मोसली ने। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है। हु डिवाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हेनरी मोसली ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। इसने एक बहुत मेजर पॉइंट उठाया था। इसने सोचा कि पूरी दुनिया एटॉमिक मास करी जा रही है, मैं एटॉमिक मास को गोली मार के एटॉमिक नंबर उठाता हूँ। तो इसने जो अपना लॉ दिया वो उसमें लॉ में ही इसने ये बोला कि जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होगा उनके एटॉमिक नंबर्स का। क्योंकि मासेस चेंज हो सकते हैं, मासेस वेरी हो सकते हैं, नंबर तो फिक्स है ना, नंबर की पोजीशन स्पेसिफाई होनी। तो इसने पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया, एटॉमिक मासेस की जगह ले आया एटॉमिक नंबर्स को। ये हो गया इसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या हो गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब मैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बेसिस के ऊपर अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये इसने क्यों बोला था। एक्चुअल में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं इसकी। रुको, इधर आओ, ये देख रहे हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, दिस इज योर एक्चुअल पीरियोडिक टेबल बच्चे। ठीक है टेंथ वंस, मैं खोला चार्जर उसके अंदर ही था। ठीक है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये एलिमेंट्स हैं पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने पीरियड्स हो गए? 7 पीरियड्स हो गए अपने पास। जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। अब ग्रुप 1 का अगर मैं आपको बोलूं एल्कली मेटल का, तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रेंशियम। ठीक है, इतनी डेप्थ में अगर नहीं जाना तो ना जाओ, रुबीडियम तक कर लो, रुबीडियम तक कर लो डेफिनेटली। अभी नहीं करोगे प्लस 1 में करने पड़ेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। लाइट एलिमेंट्स हल्के, हाँ। उसके बाद ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आ गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 18 के आगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। यूयूओ नहीं पढ़ना आपने, ये प्लस 1 का कंसेप्ट है। प्लस 1 का कंसेप्ट है, क्यों दिमाग लगाना ज्यादा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। आगे देखो, ये जो हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम आ रहा है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंशियम, इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है। इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी सिमिलर है इनकी। ये क्यों है पता है? एक्चुअल में इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, एक एक टॉपिक है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये जो रेपिटेशन होती है ना, लिख लो, राइट डाउन, इसमें बुक में शायद आगे दिया पीछे दिया, राइट डाउन। पीरियोडिसिटी लिखो पहले, हेडिंग दो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, repetition of similar properties of elements, repetition of similar properties of elements after after fixed interval is known as periodicity. After regular interval कर लो उसको, after regular intervals is known as periodicity of elements. Periodicity of element, regular intervals.
ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप ध्यान से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद सोडियम, ये 3 और ये 11, लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप में है। लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप में है। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,1, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1। अब ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, वो पता क्यों हो रही है? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट हो रहे हैं जो सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इनके, इसलिए दिस इज द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। लिखो, लिखो, मैं लिखवा दूं, उसके हिसाब से ही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, हेडिंग डालो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। The main cause of periodicity is the same outer electronic configuration of elements. Same outer electronic configuration of elements. That's it. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बच्चे। अब एक चीज का ध्यान रहे कि जो बच्चे, इधर लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स होंगे और वो सिक्स्थ होगा। क्या होगा? सेवंथ पीरियड जो होगा हम उसको इनकम्प्लीट मानते हैं। क्या मानते हैं? करें अब आगे? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अन्नानान वाला, तो अन्नानान लिखा हुआ है ना एंड में, देखो ना उसके। वो ना एक्चुअली +1 का कंसेप्ट है। वो ना डिस्कवरी जो हुई थी एलिमेंट्स की 1, 0, 1, तो 1 के लिए उन्होंने बोला कि अन यूज करो, 0 के लिए नील यूज करो, उनके लिए अन, तो नाम हो गया अनिल एम। ये सिस्टम है, सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मैं कि किस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना? ओके। बच्चे, जिसने कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी तो सिखाने की नीड तो नहीं है दोबारा। 2,8,18,32, लेकिन वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है ना? अब लिखो, इसी में समझा देता हूं आपको। देखो, बच्चे ये देख रहे हो, द मेटलर्ड्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। बस इनके मेटलर्ड के नाम याद कर लेना, क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी आपकी बहुत, जो आपने क्वेश्चंस करने हैं। मेटल्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, लिख लो अगर लिखना तो। नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है, बीच वाले होते हैं मेटलर्ड, इनके नाम याद कर लेना। ना ना बच्चे लूज करते हैं ना गेन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना? करें आगे? कार्बन वाले चैप्टर में हमने किया तो है बे, ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है। हाँ, कार्बन फैमिली में सारे मेटलॉइड ही आएंगे क्योंकि सबकी वैलेंसी 4 ही होनी है। कैसे? नहीं, कलर डिफरेंट हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल नहीं। फिजिकल जरूरी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे हमने वो दी थी, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, तो वो जो प्रोडक्ट बनाते थे अपने वो सेम बनेंगे सबके। हाँ, प्रॉपर्टी सेम है ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है ना?
अब हम चैप्टर खत्म कर आयो जरा। पहला क्वेश्चन जो पेपर में आता है जिस हिसाब से वो ये रहा, जो एटम होती है एक एलिमेंट की, वो कह रहा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 2,8,7। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? 17। 17 2 + 8 + 7। टू विच ऑफ द एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? ये उसी के साथ केमिकली सिमिलर होगा जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये होगा नाइट्रोजन। इसकी एक ही शेल है, वही वैलेंस शेल होगी, और उसी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कोई तो हो ही नहीं सकता। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसके कितने? इसके हो सकते हैं 7, है ना? हाँ हाँ, नाइट्रोजन के 5 है, सॉरी मेरे को गलती लग गई, मैं फास्ट फॉरवर्ड हो गया थोड़ा। फ्लोरीन 2,7, फॉस्फोरस 5। तो मतलब कि ये फ्लोरीन के साथ सिमिलर होगा। किसके साथ सिमिलर होगा? फ्लोरीन के साथ। कोई डाउट? समझ लगी? खत्म काम। ऐसे क्वेश्चन आने, आगे करें। वो कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम जो है वो सराउंडेड है बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 और 38। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो, इसके चारों तरफ ये एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर ही होते हैं। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम? यार ये जो कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी रिजेंबलेंस उसी से होगी जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो ये जो 12 वाला है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और कैल्शियम के कितने होंगे? लेकिन कैल्शियम में शेल्स कितनी है? और इसमें कितनी आ रही है? इसमें कितनी आ रही है 12 में? है ना? तो अब देखो, इधर देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, वैसे इसका आंसर अपने को पता लग गया है कि 12 ही है, लेकिन हम वैसे चेक कर लेते हैं। अगर मैं 19 की बात करूं तो ये क्या होगा? 2,8,1, ये तो होना नहीं। 21 की बात करूं और 38 की अगर मैं बात करूं, अब 38 है ना, तो 2,8,18 ले लोगे आप, है ना? तो मतलब कि घूम फिर के अपने पास आंसर क्या आया? 12। कोई डाउट यहां तक? आज जो हमने करना है ना कंसेप्ट, उसकी जो मेन हेडिंग है वो है ट्रेंड्स। बेसिकली TRENDS, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स होता क्या है? जनरली दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं अलोंग द पीरियड। टॉप टू बॉटम होते हैं अलोंग द ग्रुप, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो पीरियड की होती हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं वो ग्रुप की होती हैं। इतनी चीज समझ लगी होगी आपको। अब आगे देखते हैं, ठीक है? विजिबल है ना? देखो बच्चे, ट्रेंड्स के केस में क्या है? ट्रेंड्स के केस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का। इसमें ना ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? हमने ना ट्रैक रखना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ये सारे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। बस आपने इनका ट्रैक रख के उसको एक्सप्लेन करना है, क्या होता है और क्यों होता है। बस इतना ही काम है, ठीक है? आधा घंटा ही साइंस करेंगे, करेंगे तसल्ली से। 4 टॉपिक कवर करने हैं इसके, बस दैट्स इट, बाकी कल करेंगे। अब सबसे पहले है वैलेंसी।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स का मतलब होता है हमने ना जितनी भी चीजें डिस्कस करनी है वो लेफ्ट टू राइट में करनी है पीरियड्स में। अब देखो सबसे पहले इसने थर्ड पीरियड लिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो इधर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, थर्ड पीरियड। अब वो कहता कि यार अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो इसका ट्रेंड क्या होगा, तो इसका ट्रेंड होगा जो वैलेंसी होगी अलोंग द पीरियड वो पहले 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होगी, फिर 4 से लेके 0 तक डिक्रीज होगी, ऐसे ही होगी। क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्चुअल में ये ट्रेंड फॉलो करते हैं हम, ये ट्रेंड हम इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया हुआ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं, अगर पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एक्सप्लेन कर देना, कोई डाउट। ये था आपका वैलेंसी। आगे है एटॉमिक साइज। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान से समझना। हम लेफ्ट टू राइट की ही बात कर रहे हैं क्योंकि पीरियड की बात हो रही है। लेफ्ट टू राइट में अगर हम बात करें सबसे पहले एटॉमिक साइज क्या होता है, बेसिकली जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, उसको बोलते हैं बच्चे साइज, एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम, जो डिस्टेंस होती है। ओके, अब एक्चुअल में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस क्यों होता है मैं बताता हूं। मान लो अगर ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, मान लो। होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है एक्चुअल में। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं ना आपको एक सिस्टम समझाता हूं, इसका ध्यान से समझना, काम आएगा आपके। ठीक है, देखो 11, 12, 13 एंड 14 एक पीरियड, आधे पीरियड की बात कर लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1, इसकी होगी 2,8,2 और इसकी होगी 2,8,3, इसकी होगी 2,8,4। इस केस में अगर मैं शेल्स बनाऊंगा तो कुछ होगा ऐसे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर मैं 12 की बनाऊंगा तो वो इन्हीं 3 शेल्स में यहां पे लग जाएगा 12 वाला, एक ऐड हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 13 वाली बनाऊंगा एक और ऐड हो जाएगा, अगर 14 वाली बनाऊंगा एक और ऐड हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो भी तो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इट मींस दैट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू विच atomic size decreases। That's it। अगर खिंचाव बढ़ेगा तो जो एटम है वो और छोटी होगी, बड़ी तो हो नहीं सकती। अगर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में खिंचाव बढ़ेगा तो वो और छोटी होती जाएगी एटम।
यही रीजन है कि आप ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो देखो छोटी 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 हो रही है ना। एनी डाउट इन दिस केस? क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। अब इन्हीं के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं जो आप कर रहे हो आज, ठीक है। आगे है मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें बहुत लंबी लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, काम उतना ही करना है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है देखो, थर्ड पार्ट क्या था इसका, एटॉमिक साइज के बाद क्या है, ठीक है, साइज ऑफ एटम, वैलेंसी, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर देख लेते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इसी की बात ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7। आपने कहना क्या है यानी बार बार एक ही चीज, क्या करें फिर, एक ही चीज के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, मेरे को तो समझानी पड़ेगी ना बार बार। अब मेरे को सिर्फ इतनी चीज बताओ कि 2,8,1 वाली अगर कोई चीज आ गई आपके पास, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या डिफिकल्ट? सिंपल है ना, और ये निकाल लेगा। इसको थोड़ी सी एनर्जी दो, इसने कहना ले लो, मेरे को तो वैसे ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। फिर आती है बात 2,8,2 की। दो इलेक्ट्रॉन निकालने सिंपल रहेंगे, सिंपल रहेंगे, एक एक ले लो, कोई चक्कर नहीं। 2,8,3 तीन इलेक्ट्रॉन निकालने, थोड़े कम सिंपल, लेकिन निकल जाएंगे, है ना। लेस सिंपल बट पॉसिबल, बट अगर ये तीनों लूज कर सकते हैं तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना। ओके, अगर 2,8,4 होगा, अब ये ना ही लूज कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है चीज, है ना। तो मतलब कि ये लूज नहीं करेंगे, इतनी चीज पता लगी। तो ये कौन सी चीज होगी? मेटालॉइड। क्या होगी? मेटालॉइड्स। अब ये ज्यादा सिंपल होगा, ये वाली चीज इससे थोड़ी कम सिंपल होगी, और ये वाली चीज इससे थोड़ी कम सिंपल होगी, और ये वाली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अब कठिनाइयां बढ़ी जा रही हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ी जा रही हैं, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं कहानी बननी, है ना, एक्चुअल में। तो मतलब कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है, टेंडेंसी क्योंकि लूज करने की डिक्रीज हो रही है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इतनी चीज समझ लगी? पक्का? यही रीजन है कि ये जो 5, 6, 7 वाले हैं ये गेन करते हैं। क्या करते हैं? वो गेन करते हैं, तभी तो नॉन मेटल बनाते हैं। कोई भी चीज अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, 6, 7 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नॉन मेटल बनाएगा। अगर 1, 2, 3 आ रहे हैं तो मेटल बनाएगा, अगर 4 आ रहा है तो मेटलॉइड बनाएगा। समझ लगी? पक्का? कोई नहीं, वो भी करते हैं। इधर आओ। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो अगर सोडियम है, सोडियम का दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। बैठो संदीप, मैं करवा 2,8,1,
मैग्नीशियम का होगा 2,8,2, बच्चा ये ओपन कर दो। एल्यूमिनियम का होगा 2,8,3 पूरा। सिलिकॉन का होगा 2,8,4, फॉस्फोरस 2,8,5, सल्फर 2,8,6। ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे निकाल देगा, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। 2 इससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 3 उससे कम रिएक्टिव होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 4 रिएक्टिव होगा ही नहीं क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो है ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव। क्या हो गया ये? लीस्ट रिएक्टिव। ओके, अब यहां आ जाओ दोबारा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना। ये इससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। हाँ या ना? तो मतलब कि पहले सोडियम से लेके सिलिकॉन तक रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, है ना। मैग्नीशियम से लेके सिलिकॉन तक डिक्रीज हो रही है, उसके बाद सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? पक्का? आगे है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो सोडियम, ये लर्न करना पड़ेगा एक्चुअल में आपको। जो सोडियम का ऑक्साइड होता है वो हाईली बेसिक होता है, जो मैग्नीशियम होता है वो लेस बेसिक होता है। क्या होता है? लेस बेसिक। जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक पता है कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? ये हमने किया हुआ ना पहले। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोस ऑक्साइड्स व्हिच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। फॉस्फोरस लेस एसिडिक होगा, सल्फर मोर एसिडिक होगा। अब ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा ना। और क्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, एक ये ट्रेंड आपने लर्न करना है, क्रैम करना, रट्टा मारना, जो करना करो। ओके, बस ये था आपका पीरियोडिक कंसेप्ट, पीरियड्स का। कल हम करेंगे ग्रुप्स का कंसेप्ट। किसका करेंगे? ग्रुप्स का। इतनी चीज समझ लगी? हमने अभी तक किया कि पीरियड्स के ट्रेंड्स के हैं, अब हमने करना है ग्रुप्स के ट्रेंड्स के हैं। टॉप टू बॉटम होता है ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर इतनी की बात करें, ये होगा हाइड्रोजन का 1, लिथियम होगा 2,1, सोडियम होगा 2,8,1, पोटेशियम होगा 2,8,1। सबसे पहला ट्रेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड बताओ। अबे क्या बताएं, टॉप टू बॉटम सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तभी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। हाँ या ना? यस सर। चलो, पहला पॉइंट खत्म। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते तो क्या वैलेंसी भी सेम होगी एक पर्टिकुलर ग्रुप में? यस सर। बिल्कुल सही, दूसरा कंसेप्ट खत्म। नेक्स्ट है साइज ऑफ एटम्स। अब साइज ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं, जो मैंने ऊपर लिखा था, इधर दोबारा लिख देता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,1, ये हो जाएगा 2,8,1, ये हो जाएगा 2,8,8,1। ये हो जाएगी एक शेल। इधर हैं 2 शेल्स, ये हैं 3 शेल्स, ये हैं 4 शेल्स। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, यस सर। देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। यस सर। देखो, टॉप टू बॉटम number of shells increases, nuclear charge decreases, therefore atomic size increases। समझ लगी क्या नहीं? यस सर। कोई डाउट यहां तक? काम खत्म तीसरे पॉइंट का भी।
आगे है मेटेलिक कैरेक्टर। जनरली मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने पढ़ा है। ठीक है। लिथियम की अगर मैं बात करूं होगा 2,1 2,8,1 2,8,8,1 ये हो जाएगा 1। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो मेटेलिक कैरेक्टर था वो क्या हुआ था, डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो होगा इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज इसलिए होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये जो इस चीज का देखोगे 2,8,8,1 का, इसमें 4 शेल्स हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना कम होगा, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे और ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा लास्ट वाला, तो इसका बहुत ज्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर। समझ लगी? एक चीज और सुन लो, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों का, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर का। याद रखना, ये +1 में भी काम आएगा, +2 में भी। अंडरस्टूड? सर तो साइज बड़ा होगा तो फिर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, खिंचाव कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसी चीज को थोड़ा सा धक्का लगाओगे वो बाहर निकल जाएगी। अगर खिंचाव ज्यादा होगा, अगर थोड़ा सा धक्का लगाने से वो बाहर निकल रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका। अगर खिंचाव ज्यादा है, उसको धक्का लगाते रहोगे, बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा तब जाके वो बाहर निकलेगी, मतलब कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम है। ओके है? सेम जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, वो इंक्रीज होती है ऑन गोइंग डाउन टॉप टू बॉटम। केमिकल रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना? केमिकल रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। कान इधर से पकड़ो या उधर से, काम सबके सेम है। अंडरस्टूड? मतलब जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा है। ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कोई चेंज होता ही नहीं नेचर ऑफ ऑक्साइड में, सबके सब नेचर जो ऑक्साइड होते हैं वो सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर वो बोलेगा कि ग्रुप 17 में, अच्छा क्वेश्चन अब देखो आने कैसे पेपर में, आगे दिमाग में तब से यही चल रहा होगा यार आना क्या है, ये आना है। देखो ध्यान से, ट्रेंड्स के ऊपर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ये रहा टेबल, ये टेबल देख रहे हो, ग्रुप 16 ग्रुप 17 लिखा हुआ है। ग्रुप 16 में ये जो बी है, सबसे पहले इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। खुद की सिंपलिसिटी के लिए कर रहे हैं यार, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 17 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, जनरल ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है ना, और ढक्कन इधर देख, ठीक है, 2,8,6 2,8,7 है ना। अब देखो वो कह रहा है ए जो है, ए मेटल है कि नॉन मेटल? अब जो ए है इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, दे ही सकता नहीं, तो ये क्या हो गया? पहला हो गया नॉन मेटल। वो कह रहे हैं स्टेट करो क्या सी ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है ए से, मतलब कि ए और सी में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अब हमने अभी जस्ट अभी क्या पढ़ा, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो ए और सी में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सी ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ लग रही है कि नहीं लग रही? बिल्कुल कॉपी पे डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में, कितने सिंपल है क्या इसमें, अगर याद हो गया तो ठीक है ना। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज? अब सी का साइज ज्यादा होगा या ए का साइज ज्यादा होगा? सी का साइज ज्यादा होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है। और अगर वो बी और सी में से पूछे किसका साइज ज्यादा होगा, तो बी का साइज ज्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घटता है।
कि नहीं? सब आना चाहिए। समझ लग रही है कि नहीं लग रही? विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन? ए जो है वो कैटायन बनाएगा या एनायन? अबे यार क्या है ये, ए अगर गेन कर रहा है तो एनायन ही बनाएगा, कैटायन बना ही नहीं सकता। अगर उसकी भी वैलेंसी पूछेंगे तो लिख देना -1 वैलेंसी होगी इसकी, A-1। और बताओ, और कुछ भी पूछेंगे वो भी आंसर दे सकते हैं, हम कुछ भी आंसर कर सकते हैं अगर हमने को ट्रेंड्स आते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस है ना वो ट्रेंड्स में से आने, या फिर वो मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछ लेते मेंडलीव की, और ये पूछ लेते कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने किया था? हेनरी मोस्टली ने किया था। बस इतना ही काम है। समझ लगी कि नहीं लगी? ऑफिशियली आपका चैप्टर खत्म है, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट चीज होती है एक, वो इस बुक में पता नहीं क्यों नहीं दी हुई, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो जो मेटेलिक में है सब उल्टा कर दो, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आ जाएगा। उसमें गेन उसमें लॉस होता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। ट्रेंड इसके उल्टे हो जाएंगे मेटेलिक के, सिंपल याद रखने का बेस्ट तरीका। ओके, क्या ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बैकअप के लिए बताया। ओके, कैसा था चैप्टर? सिंपल था ना? दैट्स इट बच्चे।